यस फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए, कैन वी स्टार्ट। तो कल हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करा था, राइट? तो क्या क्या डिस्कस किया था हमने? इकोनॉमिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, करेक्ट और रॉन्ग? रॉन्ग। तो इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड एंड द वर्ड इज ओकोनोमिया या इकोनोमिया प्रोनाउंस कर सकते हो, विच मीन्स हाउस होल्ड मैनेजमेंट, राइट? 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या कहा जाता था? पॉलिटिकल इकोनॉमी. First book on economics was been written by Adam Smith in the year 1976. 1776, way back. And the book name or the definition of economics written by Adam Smith was an inquiry. मतलब इन्वेस्टिगेट करना है. क्या इन्वेस्टिगेट करना है? नेचर एंड कॉजेस. नेचर मतलब कौन से वेल्थ है, कैसे वेल्थ क्रिएट करना है. नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, राइट? So this was a definition given by Adam Smith. तो हमने कल समराइज भी किया था. What do you mean by economics? It deals with study how relatively scarce resources, मतलब हमेशा ये प्रॉब्लम रहेगा कि रिसोर्सेस कम रहेंगे, वो हम यूज करेंगे to satisfy unlimited wants. Now this problem is faced by individual, every business, every country, right? फर्दर हमने देखा था कि ये जो डेफिनेशन था कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई देम आर रिलेटिवली लिमिटेड, ये डेफिनेशन नो डाउट करेक्ट है. मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट है, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम दिस हमें एज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स दो और चीजें कंसिडर करना है. क्या क्या कंसिडर करना है? प्रोडक्टिव कैपेसिटी, पॉपुलेशन, लेबर हैव इंक्रीज. सोचिए, अर्लियर इंडिपेंडेंस के पहले का बिजनेस एंड आज का बिजनेस, क्या वो सेम है या डिफरेंट हो चुका है? ऑल टुगेदर डिफरेंट हो चुका है, राइट? पॉपुलेशन हैज इंक्रीज, लेबर फोर्स हैज इंक्रीज. पहले पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी. आप आज के रेट में अपनी इंडिया जो है ऑलमोस्ट सेकंड है ना रैंक में, या फर्स्ट हो गई? फर्स्ट है क्या अभी? तो पॉपुलेशन में वी आर एट हाईएस्ट, राइट? तो जिसकी वजह से लेबर फोर्स भी ज्यादा है, बराबर है कि नहीं? देन न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, इनफैक्ट न्यू बिजनेस मैकेनिज्म स्टार्ट हुआ है. कभी सोचा अर्लियर वे बैक ऑनलाइन बिजनेस का कंसेप्ट ही नहीं था, राइट? कि आज के रेट में आप सब कुछ ऑनलाइन बाय करते हो, बाय यूज करते हो कि नहीं? ऑनलाइन एप्स कौन से यूज करते हो आप? अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा और अजियो, और फूड के लिए भी जोमेटो, स्विगी भी यूज करते होंगे. आज के डेट में सब कुछ मोबाइल पे मिलता है, बराबर? तो जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है उसकी वजह से द वे ऑफ डूइंग बिजनेस हैज बीन ड्रास्टिकली चेंज्ड, राइट? कभी सोचा था अर्लियर, और आपने तो मेरे ख्याल से जैसे समझना स्टार्ट किया वैसे ही ये ऑनलाइन कल्चर था, राइट? लेकिन अर्लियर जब ऑनलाइन कल्चर नहीं था हमारे टाइम, जब ये नए नए एप्स दिखना स्टार्ट हुआ कि आप इससे परचेस करते हो, कर सकते हो, वी वर नॉट ट्रस्टिंग ऑन दोज एप्स. मतलब अगर कोई कहे कि उन्हें ऑनलाइन परचेस करना है, कैसे ट्रस्ट करे? पहले पे करेंगे और बाद में प्रोडक्ट आया नहीं तो. ग्रेजुअली लेटर ऑन दिस ऐप स्टार्टेड कि आप पहले प्रोडक्ट लो एंड देन कैश ऑन डिलीवरी स्टार्ट करो. उसके बाद ग्रेजुअली ट्रस्ट डेवलप होना स्टार्ट हुआ. बट सोचिए, अर्लियर अगर कोई एक छोटी प्रोडक्ट आपको परचेस करनी हो तो हम पहले देखते थे, परखते थे, अगर अच्छी लगे देन वी वर बाइंग. लेकिन ऑनलाइन में ऐसा कोई प्रोडक्ट सामने सिर्फ मोबाइल पे दिखता है, ऐसा हम देखते नहीं है. लेकिन अब रिटर्न पॉलिसीज वगैरह, तो ग्रेजुअली द वे इन विच बिजनेस हैज टू बी डन, न्यू टेक्नोलॉजी, दिस हैव चेंज ड्रास्टिकली, राइट? सो दिस स्टडी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एज वेल एज ये. इसकी वजह से जो ग्रोथ हो रहा है, क्या ग्रोथ कंसिस्टेंटली ऐसे ऊपर जाएगी या ऊपर नीचे होता रहेगा? ऊपर नीचे होता रहेगा. ये ग्रोथ कांस्टेंट नहीं होगी, इट वोंट बी स्मूथ. कभी कभार एकदम से राइज होगा, कभी कभार नीचे आएगा, रिसेशन आएगा, राइट? So resulting growth and income will not be smooth. So output have declined during the specific period. Global financial crisis, ये क्या हुआ था नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे हम. ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, थ्रूआउट वर्ल्ड रिसेशन आया था. क्यों आया था, कैसे आया था, बाद में समझेंगे. ओके, कोरोना पैंडेमिक तो आपने देखा रहेगा, राइट? तो कोविड के टाइम सारे बिजनेसेस बंद थे, बहुत सारे एम्प्लॉयज को जॉब से, इनफैक्ट बिजनेस बंद होने की वजह से ओनर्स के पास कोई काम ही नहीं था, राइट? सो ड्यूरिंग दिस डेज all the businesses or growth was at declining phase, बराबर? यहां तक हमने डिस्कस किया था. फर्दर वी आर सीन कि एज अ पार्ट ऑफ
स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स वी हैव टू ऑल्सो सी कि सम कंट्रीज में हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है एंड सम कंट्रीज में लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है. सम कंपनीज डू एबनॉर्मल प्रॉफिट, सम कंपनीज गो इनटू लॉस, राइट. तो यहां से अपना बिजनेस रिलेटेड डिस्कशन हमें स्टार्ट करना था. ओके तो बेसिकली अब तक जो हमने डिस्कस किया दैट वाज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स. बस इकोनॉमिक्स का डिस्कशन यहां तक ही था. ओके यहां से आगे जो डिस्कशन होगा दैट विल बी रिलेटिंग टू बिजनेस इकोनॉमिक्स. ओके एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेकर के समझते हैं. बिजनेस इकोनॉमिक्स. Now what do you mean by business economics and basically business में क्या इंपॉर्टेंट है एक समझने के लिए एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं. ओके से अपनी एक कंपनी है ईपीए प्राइवेट लिमिटेड. ओके ये अपनी कंपनी है एंड वी वेर इन रेस्टोरेंट्स. अपना बिजनेस जो है चेन रेस्टोरेंट सिस्टम है पूरे कंट्री में एन नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अपना चेन रेस्टोरेंट समझते हैं ना. ठीक है आप सारे लोग सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हो. ठीक है अपनी कंपनी है, इस कंपनी में आप डायरेक्टर हो एंड सपोजिंग आई एम द सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर. ओके मैंने आपके सामने ये प्रपोजल रखा है कि अपना आप रेस्टोरेंट बिजनेस पूरे कंट्री में फैला हुआ है. ओके मैंने ये प्रपोजल रखा है व्हाई नॉट टू कंसिडर टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर. हम एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं. कौन सा? सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस. ओके इतने सालों से हम रेस्टोरेंट का बिजनेस चला रहे, वेल एस्टेब्लिश्ड है, अच्छा खासा पैसे कमा रहे. ओके मैंने एक्सपांशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने प्रपोजल रखा है कि व्हाई नॉट टू एक्सपांड इन सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस. मतलब हम सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चर करके बेचेंगे पूरे कंट्री में. ओके ये आपके सामने प्रपोजल रखा है. आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हो. बताइए क्या करें. आपके पॉइंट्स क्या क्या है कि ये बिजनेस स्टार्ट करे या ना करे. करे ऐसे तो नहीं कि एक वर्ड में कहेंगे कि आपको जो करना है करो, नहीं करना है तो छोड़ दो. देयर शुड बी सम बेसिस फॉर डिस्कशन, राइट. अगर आपको लग रहा है कि करना है तो क्यों करना है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए. व्हाट विल बी द एस्पेक्ट्स व्हिच यू हैव टू कंसीडर टू डिस्कस इन दिस बोर्ड मीटिंग. सोचिए आप सीए नहीं कर रहे बट यू आर कैपेबल टू डू बिजनेस, राइट. इमेजिन करिए, विजुअलाइज करिए कि अपना ऑलरेडी एक बिजनेस है एंड हम एक्सपांड कर रहे हैं. एक्सपांशन से ऑब्वियसली रिस्क अराइज होगा एंड से ज्यादा पैसे भी मिल सकते हैं. तो मैंने आपके सामने प्रपोजल रखा है कि सॉफ्ट ड्रिंक का बिजनेस हमें स्टार्ट करना है. ओके क्या आपके ओपिनियन क्या है कि क्या क्या पॉइंट्स क्या क्या एस्पेक्ट्स हमें कंसीडर करना चाहिए बिफोर टेकिंग डिसीजन टू स्टार्ट विद अ न्यू बिजनेस और नॉट. इमेजिन करिए आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, कुछ तो आपका ओपिनियन होगा, राइट. तो क्या है आपके ओपिनियन. अगर स्टार्ट करना है तो कौन से एस्पेक्ट्स हमें कंसीडर करना है. सोचिए नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो क्या एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. हाँ दिनेश. कॉस्ट. अगर हमें ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो ये प्रोडक्ट मार्केट में जब सेल करेंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना होगा एंड अकॉर्डिंग टू दैट सेलिंग प्राइस कितनी डिटरमाइन करनी है ये हमें देखना है. और ओके आपको डिमांड कितना होगा ये एनालाइज करना है. क्या इसको मैं डिमांड फोरकास्टिंग कह सकता हूं. स्टार्ट करना है अभी बिजनेस तो स्टार्ट करने के बाद कितना डिमांड होगा अपने प्रोडक्ट का ये हमें एनालाइज करना है. हाँ आप क्या करते बेटा. प्रॉफिटेबिलिटी ये जब सेल करेंगे तो पर यूनिट प्रॉफिटेबिलिटी कितना होगा ये एनालाइज करना होगा. अभी डिमांड फोरकास्ट पे दो तीन बातें करते हैं. डिमांड फोरकास्ट मतलब क्या है. आपको नहीं लगता कि जब भी एक नया बिजनेस स्टार्ट होगा पहले आपको देखना है कि ये बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कितने प्रोडक्ट्स बेचे जाएंगे. क्या ये सोचे बिना आप डायरेक्टली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. नहीं कर सकते ना. अगर आपने ऐसा करा तो पॉसिबिलिटी है लॉस में जाने की. एक एग्जांपल शेयर करता हूं रिलेटिंग टू इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग. ओके मेरा एक क्लाइंट था बेलगाम सिटी में. ओके पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करी थी उन्होंने, सॉफ्टवेयर कंपनी थी. ओके उनका बिजनेस मॉडल क्या था. ही हैड कंसिडर्ड टू लॉन्च वन कार्ड. जैसे डेबिट कार्ड होता है वैसे उसका एक कार्ड लॉन्च करने वाला था. उसको नाम दिया था हेल्थ कार्ड. ओके उसमें क्या कंसेप्ट था कि आपके वो हेल्थ कार्ड में मैग्नेटिक स्ट्रिप में बचपन से लेकर के आज तक जो भी आपका मेडिकल हिस्ट्री होगा वो इसमें स्टोर किया जाएगा.
Okay, means he was presenting this business idea in front of me. Okay, बीइंग ऑडिटर मुझे एक्सप्लेन कर रहा था. ओके, मतलब आज अगर सपोज मैं हॉस्पिटलाइज होता हूँ कोई डिसीज की वजह से, तो पहले डॉक्टर मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन देने से पहले चेक करेगा ना कि आपके बैकग्राउंड में कोई डिसीज था या नहीं था एक्सेट्रा, राइट. तो उसके लिए वो पूछेंगे कि आपका अगर अर्लियर कोई मेडिकल रिकॉर्ड हो तो वो दिखाइए, फाइल्स वगैरह दिखाना पड़ेगा. अब उसके लिए एज अ कन्वीनियंस वो जस्ट हेल्थ कार्ड देंगे, तो हॉस्पिटल के पास उसका रिसीविंग डिवाइस होगा, उसमें जस्ट ऐसे स्कैन करेंगे तो पूरा मेरा मेडिकल हिस्ट्री अराइज होगा. ओके, ये वो बिजनेस ने लॉन्च करने का सोचा था. ओके, पर पर्सन दे वर चार्जिंग 1500 रुपीज पर ईयर. ओके, तो ये इनका बिजनेस मॉडल था. हैव यू गॉट द आइडिया? ओके, सिंपली आप अगर मेरे कस्टमर, सपोज मैं आपको सेल कर रहा हूं, मैं आपको कन्विंस करूंगा कि आपका जो हेल्थ रिकॉर्ड है हम एक सिंपल वर्ड्स में ऑनलाइन स्टोर करेंगे, तो हॉस्पिटल को ऑनलाइन एक्सेस मिलेगा. ओके, इसके लिए मैं 1500 रुपए चार्ज कर रहा हूं. बताइए आप ये मेरे से कार्ड परचेस करेंगे या नहीं करेंगे? मैं आपको पूछ रहा हूं, जस्ट एक सिंपल ओपिनियन. करेंगे? सॉरी, परचेस करेंगे या नहीं करेंगे? 1500 रुपए पर ईयर एंड सपोज कार्ड का 2000 रुपए शुरुआत का, करेंगे नहीं करेंगे? ओपिनियन. मेरा खुद का प्रोडक्ट नहीं है, इतना मत सोचिए, तो ना अभी कहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. नहीं करेंगे ना? क्यों नहीं करेंगे? अब उसके लिए कौन वो 2000 रुपए या 3000 वॉट एवर अमाउंट खर्च करके ऑनलाइन, एंड वो ऑनलाइन कार्ड ही गुम हो गया तो इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन मेंटेन द फाइल्स, राइट. तो जब मुझे उस कंपनी ने ये आइडिया बताया तो मेरे मन में भी यही सवाल आया कि अगर ये मेरे सामने प्रपोजल रखा रहता आई वुड हैव डिनाइड, मुझे वो नहीं चाहिए प्रोडक्ट, राइट. तो मैंने उनको पूछा कि क्या आपने ये सर्वे वगैरह किया है, तो ही वॉज प्रिटी श्योर कि वो महाराष्ट्र एंड कर्नाटक पूरे स्टेट में लॉन्च करेगा एंड शुरुआत में उसका रेवेन्यू होगा 3-4 करोड़ रुपए. ओके, एंड उसके बाद ही वॉज एक्सपेक्टिंग 30-40 करोड़ रुपए पूरे साल में, आने वाले 1-2 साल में इतना रेवेन्यू आएगा. उस हिसाब से उन्होंने ऑफिस वगैरह इतना लैविश किया था. 50 से ज्यादा एम्प्लॉयज थे उनके यहाँ पे. ओके, ऑलमोस्ट 10 करोड़ रुपए खर्च करा था एंड एवरी ईयर उनका जो सैलरी वगैरह का जो एक्सपेंडिचर था वो भी 1-2 करोड़ के आसपास जा रहा था. ओके, उन्होंने क्या करना चाहिए था? ये प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले मार्केट में सर्वे करना चाहिए था कि हर किसी के घर जाकर के हम पूछेंगे कि ये परचेस करेंगे नहीं करेंगे. सामने वाला जो पर्सन कहेगा कि हाँ परचेस करेंगे या नहीं करेंगे, उसके बेसिस पे अंदाजा लगाना चाहिए था कि अगर मैं ये प्रोडक्ट लॉन्च करूं तो कितने लोग लेंगे मेरे से, राइट. सिंपल वर्ड्स में कहना, इसे डिमांड फोरकास्ट करना चाहिए था. इन्होंने डिमांड फोरकास्ट किया ही नहीं एंड 10 करोड़ रुपए का ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट किया. एंड जैसे कि एक्सपेक्टेड था बहुत सारे लोगों ने परचेस नहीं किया. ओके, थ्रू आउट कर्नाटक एंड महाराष्ट्र ही वाज डूइंग मार्केटिंग. ओके, एंड मार्केटिंग के लिए भी ये जो एम्प्लॉयज का कॉस्ट एंड ट्रैवलिंग का कॉस्ट ह्यूज अमाउंट इनकर किया था. 2 साल में बिजनेस बंद हो गया. ओके, ऑलमोस्ट 3-4 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड 10 करोड़ का जो इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर इन्वेस्ट किया था पूरा का पूरा लॉस. गलती क्या थी? फोरकास्ट नहीं किया था. कैन यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस, राइट. अर्लियर हमारा क्लास शाहूपुरी में हुआ करता था, पता है आपको? ये प्रीमाइस हमने 2020 में लिया था. अर्लियर शाहूपुरी में क्लास छोटी सी, ये जो है इतनी क्लासरूम थी अपनी. ओके, ये छोटी सी क्लासरूम थे, बट व्हेन वी वर कंसीडरिंग टू टेक डिसीजन कि वहां से हमें यहाँ पे शिफ्ट करना है, रेंट एक्सॉर्बिनेंटली इंक्रीज हो रहा था, तो क्या हमने फोरकास्ट किया रहेगा या ऐसे डायरेक्टली डिसीजन लिया रहेगा कि हम इस प्रीमाइस में शिफ्ट करते हैं? ऑब्वियसली हमने फोरकास्ट किया रहेगा कि इतने स्टूडेंट्स अगर आएंगे, इतना रेवेन्यू होगा, बेस्ड ऑन दैट इतना खर्चा निकल करके कुछ रहेगा या नहीं रहेगा, ये एनालिसिस करके डिसीजन लिया रहेगा. सो डिमांड फोरकास्टिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो सॉफ्ट ड्रिंक का, कमिंग बैक टू आवर एग्जांपल नाउ, सॉफ्ट ड्रिंक का अगर मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है तो हमें फोरकास्ट करना होगा कि ये लॉन्च होने के बाद हम कितना सेल करेंगे, उसके बेसिस पे प्रॉफिटेबिलिटी कितना आएगा, राइट. व्हाट एल्स पॉइंट्स वी नीड टू कंसीडर? यस, एग्जैक्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर. शुरुआत में मुझे इन्वेस्ट कितना करना है सॉफ्ट ड्रिंक के लिए? पहले फैक्ट्री सेटअप करना है, प्लांट एंड मशीनरी बाय करना है. सपोज कैपिटल एक्सपेंडिचर है 200 करोड़. अब ये एनालिसिस करना होगा कि 200 करोड़ मुझे शुरुआत में इन्वेस्ट करना है, इतना इतना डिमांड होगा, हर साल सपोज 10 लाख यूनिट सेल होंगे, सेलिंग प्राइस इतनी है, प्रॉफिट इतना है, तो ये 200 करोड़ मेरा सपोज 4 साल में रिकवर हो रहा है. तो उसके बेसिस पे डिसीजन लेंगे कि 4 साल में तो पहला कैपिटल इन्वेस्ट रिकवर हो रहा है, उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी स्टार्ट होगा, राइट. व्हाट एल्स? कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसीडर करना. और कोई पॉइंट्स? हाँ, ब्रांडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, पैकेजिंग ब्रांडिंग ही कहा ना आपने,
तो कौन से नेम से हम लॉन्च करेंगे, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ब्रांडिंग करते रहे हम, आपको मार्केटिंग भी करना होगा। आपने सॉफ्टवेयर सॉरी ये सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज का एडवर्टाइजमेंट देखा रहेगा, कोको कोला, पेप्सी, इनके जो ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, कौन है अभी कोको कोला का, जाने तो कोई भी हो, शाहरुख खान, रणवीर सिंह वगैरह है। एक एक साल का या 2 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, 100 crores दे टेक फॉर दैट ब्रांडिंग। ओके, तो मार्केटिंग के लिए भी ह्यूज क्रोर्स में एक्सपेंडिचर इनकर होगा, बराबर है कि नहीं। व्हाट एल्स, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पूरे कंट्री में अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करना होगा, तो वो कितना आएगा। व्हाट एल्स, कैन वी से हमें एनालाइज करना है हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है। कॉम्पिटिटर्स कौन है, कोको कोला, देन पेप्सी, और कोई है सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्री में। अच्छा, स्प्राइट, थम्स अप, कोको कोला, 7 अप, देन लिम्का वगैरह, ये सारे इन्हीं के ब्रांड्स है। ओके, ये अलग अलग कंपनी नहीं है। ओके, कोको कोला का कोको कोला ब्रांड है, इनका पेप्सी है, इनका 7 अप है, इनका स्प्राइट है, या स्प्राइट इनका है, 7 अप इनका है। ओके, इनका कुछ तो स्लाइस है, इनका माजा है शायद से। ओके, तो जितने भी ये आप कोल्ड ड्रिंक्स देखते हो, ये इन्हीं कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स है। एक और कंपनी है पार्ले एग्रो, वो एप्पी फिज वगैरह जो है ना, फ्रूटी, ये इनका ब्रांड है। तो जितने भी मोस्टली ये जो कोल्ड ड्रिंक्स है, ये इन्हीं के अलग अलग प्रोडक्ट्स है। ओके, मोटा मोटी 3 कंपनीज है जो एज ए कॉम्पिटिटर है अपने। लोकल अभी आप डीमार्ट जाओगे तो लोकल बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स आते हैं, बट मेन थ्रू आउट कंट्री जो सेल कर रहे हैं, दीज आर द 3 कंपनीज। ओके, तो कॉम्पिटिटर की प्राइसिंग भी हमें करना, चेक करना है, कॉम्पिटिटर्स की स्ट्रैटेजी चेक करना है, बराबर। व्हाट एल्स, स्टोरेज कहां पे करना है, उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, वेयरहाउसिंग पूरे कंट्री में कैसे कैसे करना है, एंड बीइंग ये सॉफ्ट ड्रिंक तो कितने दिन तक ये स्टोर होगा वो भी देखना है, तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज रिक्वायर्ड है, राइट। कैन वी से ये बिजनेस में ओवरऑल मुझे रिस्क एनालाइज करना है। रिस्क, अगर मैं ये बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, कितना इन्वेस्टमेंट था, 200 करोड़, तो व्हाट इज द रिस्क आई एम टेकिंग इन द बिजनेस। एंड रिस्क मतलब क्या, पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस, राइट, तो लॉस होने की पॉसिबिलिटी, राइट। तो ये सारे पॉइंट्स, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस जब मैं कंसिडर कर रहा हूं, सेलिंग प्राइस शुरुआत में कम रखे या ज्यादा रखे, ये भी स्ट्रेटेजी होती है, राइट। हैव यू स्टडीड कि जब आप कोई भी प्रोडक्ट नया लॉन्च करते हो, देयर आर 2 स्ट्रेटेजीज। एक, इनिशियली बहुत लो प्राइस रखेंगे, तो मार्केट में पेनिट्रेट करेंगे। ओके, वंस वी हैव पेनिट्रेटेड इन द मार्केट, ग्रेजुअली प्राइस इंक्रीज करेंगे, इसको कहते हैं पेनिट्रेटिंग स्ट्रेटेजी। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल। मैगी नूडल्स, इनकी प्राइस इनिशियली बहुत कम हुआ करती थी, ग्रेजुअली दे हैव इंक्रीज द प्राइस। और रिसेंट एग्जांपल इफ यू सी जियो, जियो ने क्या किया, पहले सब कुछ फ्री में देने की आदत लगा दी, राइट, फ्री कॉलिंग, फ्री नेट वगैरह वगैरह। अब क्या वो हेवी अमाउंट चार्ज कर रहे हैं, मंथली कुछ तो, या 3 मंथली, वो जो भी उनका पैकेज है, 600-700 के आसपास कुछ तो उनका रिचार्ज है। पहले ये फ्री हुआ करता था, पहले पूरा साल ऑलमोस्ट फ्री था। एक बार लोगों को आदत लग गई, अब ग्रेजुअली दे हैव स्टार्टेड इंक्रीजिंग देयर प्राइसेस। मतलब क्या है, मार्केट में पहले पेनिट्रेट करते बाय चार्जिंग वेरी लो प्राइस, एंड देन ग्रेजुअली दे चार्ज हेवी प्राइस। ओके, दिस इज वन स्ट्रेटेजी। और देयर आर कंपनीज विच चार्ज वेरी हाई प्राइस इनिशियली, मतलब इनका टारगेट ये होता है रिच कम्युनिटी को टारगेट करना या एब्सॉर्ब करना। एक बार वो रिच कम्युनिटी एब्सॉर्ब हो, उसके बाद ग्रेजुअली दे विल रिड्यूस द प्राइस, दे विल रिड्यूस द प्राइस। इसको कहते हैं स्कीमिंग स्ट्रेटेजी। एज एन एग्जांपल, एप्पल, आईफोन। आईफोन क्या करता है, जब भी नया फोन लॉन्च होता है, 1.5 लाख का गुस्सा आता है, बराबर। पहले साल 1.5 लाख रहता है, नेक्स्ट ईयर में जब नया वर्जन लॉन्च होगा तो उसकी प्राइस कम कर देते हैं, राइट। आईफोन जब से फॉर एग्जांपल 15 जब लॉन्च हुआ था, 16 था नहीं, 15 जब लॉन्च हुआ था 1 लाख के आसपास आता था। ओके, नेक्स्ट ईयर जब 16 लॉन्च हुआ, अब वो आता है 70-80,000 के आसपास। मैं आईफोन 15 की बात कर रहा हूँ। ओके, प्रो मैक्स वगैरह कुछ तो 1.5 लाख का आता है। तो आईफोन 15 पहले जब लॉन्च हुआ, सपोजिंग 1 लाख का था, आज उसकी प्राइस है 60 वट एवर अमाउंट, आई डोंट नो, 60-70,000 के आसपास है।
आपको क्या लगता है पहले जब 1 लाख में बेच रहे थे एंड आप 60,000 में बेच रहे हैं तो क्या आप लॉस में बेच रहे हैं? शुरुआत से उनकी कॉस्ट 40,000 ही रहेगी, लेकिन शुरुआत में उन्होंने 1 लाख पे क्यों सेल किया था? क्योंकि जब नया फोन लॉन्च होता है दे आर टारगेटिंग बेसिकली रिच कम्युनिटी। ओके, वंस दिस अपर लेयर ऑफ द सोसाइटी इज बीन अब्सॉर्ब, उसके बाद मिडिल क्लास को अट्रैक्ट करने के लिए वो प्राइस कम कर देते, सो दैट पीपल विल सी कि आईफोन 15 जो पहले 1 लाख का आता था अब 60,000 में आ रहा है, नाउ आई कैन अफोर्ड। तो what they are doing is पहले हाई प्राइस चार्ज करते हैं, then they will reduce the price. Okay, so this is strategy relating to what should be the selling price. Okay, तो ये सारे पॉइंट्स जो आपने बताए कैन वी से these are all relating to decision making. तो कैन वी से a business economics is relating with the decision making, और सिंपल वर्ड्स में business itself depends upon decision making, right? Small decisions you have to take to make the business succeed and survive, right? और simple words में कह सकते हैं हम success and survival of any business depends upon sound decision. अगर आपने सही डिसीजन लिया तो बिजनेस सक्सीड होगा, अगर गलत डिसीजन लिया तो बिजनेस फेल होगा। कल हम इसी की बात कर रहे थे, राइट? तो कल हमने ये डिस्कस किया था कि बिजनेस सक्सीड होने के रीजंस क्या है एंड फेल होने के रीजंस क्या है। आपने कोई तो एग्जांपल बताया था बिजनेस सक्सीड होने वाले, कौन से थे बिजनेस सक्सीड होने वाले एग्जांपल? मेरे ख्याल से ऊपर रहेगा, हाँ ये देखिए, अदानी, रिलायंस, जियो, एप्पल, सम एग्जांपल्स आर राइट। जियो, एप्पल, Google, then what else? Tata, then Reliance, Adani Group। ये सारे जो बिजनेसेस है इन्होंने साउंड डिसीजन लिया रहेगा टाइम में, इसलिए वो सक्सीड हो चुके हैं, राइट? अगर हम मोबाइल कंपनी की बात करें, मोबाइल इंडस्ट्री, कौन से कंपनीज आर देयर इन मोबाइल? सैमसंग, वीवो, ओप्पो और एप्पल, गूगल पिक्सल और कौन सा? रेडमी। मेरे ख्याल से ये सारे प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज आर देयर, राइट? देखिए हर कंपनी ने कुछ ना कुछ इनोवेटिव मैनर में किया हुआ है जिसकी वजह से आज ये बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे, राइट? फॉर एग्जांपल एप्पल ने पहले वो टच स्क्रीन कंसेप्ट या जूम जो है वो पिंच से जूम करना, ये इन्होंने कंसेप्ट लाया था, इन्होंने कुछ तो इनोवेशन करके लाया था। ओके, और देखिए वीवो एंड ओप्पो, इन्होंने लोगों की मेंटालिटी देखी कि आज के डेट में लोगों को सामने वाले का फोटो निकालने से ये पसंद है कि खुद का सेल्फी ले, राइट? तो ये वीवो ओप्पो ने इतने अच्छे सेल्फी कैमरे दिए एंड उसमें भी बहुत सारे फीचर्स कुछ तो ऐड करे कि एक बटन क्लिक आदमी एकदम गोरा बन जाता है कि नहीं? पाउडर लगा करके फोटो आते हैं, है कि नहीं? तो मैंने देखा है कि उसमें कोई तो फंक्शन रहता है, इफ यू क्लिक देन द पर्सन अपीयर्स टू बी अ फेयर पर्सन, राइट? तो इन्होंने लोगों की मेंटालिटी देखी थी कि आज उनको मतलब कल्चर सेल्फी का है, तो सेल्फी मोबाइल बहुत सारे लॉन्च किए थे, बीच में ऐड आया था ओप्पो में, ऋतिक रोशन की ऐड थी, कैमरा पॉपअप हो करके आएगा, राइट? तो बेसिकली उन्होंने लोगों की मेंटालिटी देखी थी, उसके बेसिस पे डिसीजन लिया था। सैमसंग आज के रेट में बहुत अच्छे एआई लेकर के आ रहा है, राइट? देन गूगल पिक्सल कम्स विद गुड सॉफ्टवेयर और कैमरा फैसिलिटी। देन रेडमी का क्या है मुझे ही पता नहीं अभी, बट दे आर कमिंग एट वेरी लो प्राइसेस, राइट? तो बेसिकली इन्होंने कुछ ना कुछ तो एक प्रॉपर डिसीजन लिया रहेगा रिलेटिंग टू देयर ओन फील्ड, जिनकी वजह से आज ये बिजनेस सक्सीड कर रहे हैं, राइट? यही अगर मोबाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसे कौन से कंपनीज है जो आज फेल हो चुके हैं? नोकिया और माइक्रोमैक्स फेल हो चुका है। हाँ, अभी नहीं है क्या इतना ज्यादा माइक्रोमैक्स, या सेल कम है, आई डोंट नो कि उधर बंद हुआ है कि नहीं, लेकिन नोकिया पूरी तरह बंद हो चुका है, राइट? देन
लिनोवो भी था, ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी और नोकिया तो पूरा बंद हो चुका है। क्या गलत क्या किया है नोकिया ने? आपको पता है नोकिया वॉज द मार्केट लीडर इन फोन। ओके, एक जमाना था पूरे वर्ल्ड में जितने भी मोबाइल फोन सेल होते थे उसका 70% मार्केट शेयर नोकिया का हुआ करता था। 70%, कैन यू इमेजिन? पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंपनी मोबाइल रिलेटेड नोकिया की थी। ऐसा क्या हुआ, ऑल ऑफ सडन नोकिया विद इन 7-8 ईयर्स मार्केट से टोटल गायब हुआ, कंपनी बंद हो गई। एंड लिटरली जब कंपनी बंद करना था तो उसके जो सीईओ थे, नाम अभी याद नहीं, ही सेड कि वी हैव डन नथिंग रॉन्ग बट स्टिल समहाउ वी फेल्ड एंड ही स्टार्टेड क्राइंग। लिटरली यूट्यूब पे उसके वीडियोस भी है। ओके, तो नोकिया का अगर आप फोन देखोगे तो इतना हेवी फोन आता है, मतलब अगर ऊपर से नीचे भी गिराओ ये टाइल्स को कुछ ना कुछ तो हो जाएगा लेकिन मोबाइल को कुछ नहीं होगा। इतने स्ट्रांग फोन आते थे, ठीक है, नोकिया के। मैंने भी जब पहला फोन लिया था तो नोकिया का ही फोन लिया था। ओके, उस टाइम नोकिया के अलावा दूसरे कोई फोन चलते ही नहीं थे। बट सोचिए ऑल ऑफ सडन क्या हुआ कि पूरे कंट्री सॉरी वर्ल्ड से ये कंपनी गायब हो गई। आपने कभी नोकिया का केस स्टडी देखा है कि क्या हुआ उनका बिजनेस? गलत डिसीजन। क्या गलत डिसीजन था उनका? इन्होंने फोकस किया था हार्डवेयर पे। मतलब उनका जो डिवाइस आता था वो बहुत स्ट्रांग आता था। ओके, ग्रेजुअली पीपल वेर शिफ्टिंग ऑन द स्मार्टफोन एंड एंड्रॉइड। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम आती है मोबाइल में, ये गूगल की है, ये एंड्रॉइड बहुत यूजर फ्रेंडली है। ओके, लेकिन नोकिया का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो सिम्बियन था, इनका खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था। मतलब इनका सॉफ्टवेयर जो था इतना यूजर फ्रेंडली नहीं था। ओके, तो जब लोग एंड्रॉइड की ओर स्विच हो रहे थे तो बाकी के कंपनी सैमसंग या अदर कंपनीज एक्सेप्ट एप्पल ये एंड्रॉइड की ओर शिफ्ट हो गए। ओके, मतलब इन्होंने एज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड ही यूज किया, लेकिन नोकिया ने कहा कि नहीं, हम हमारा ही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करेंगे। पीपल वेर फाइंडिंग एंड्रॉइड एज वेरी यूजर फ्रेंडली बट नोकिया का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था इतना यूजर फ्रेंडली नहीं था। ग्रेजुअली इनका सेल नीचे नीचे आना स्टार्ट हुआ एंड देन एट द एंड कंपनी बंद हो गई। ओके, एक टाइम के मार्केट लीडर, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा जिनका मार्केट शेयर था, द कंपनी वेंट बैंकरप्ट। ओके, सेम हैपन विद ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी भी एक अर्लियर जमाने का फोन हुआ करता था, देखा आपने ब्लैकबेरी वगैरह? उस टाइम ब्लैकबेरी, ब्लैकबेरी का सिंबल शायद से अगर आप देखो, इस तरह के फोन आते थे। कैन यू सी दिस? इस टाइप के फोन आते थे। एंड ये जो ब्लैकबेरी के फोन जो थे, एक टाइम के आज के डेट में जैसे एप्पल या सैमसंग का जो स्टेटस सिंबल है, वैसे उस टाइम अगर किसी के पास ब्लैकबेरी फोन हो तो ही वॉज कंसिडर्ड टू बी अ सुपर रिच पर्सन। बहुत कम लोग ये अफोर्ड कर सकते थे। ओके, तो लोग ब्लैकबेरी परचेस करने का सपना देखा करते थे। ओके, इतना उसका स्टैंडर्ड था। एंड देन अगेन ग्रेजुअली सेम रीजन, दे आल्सो नॉट शिफ्टेड विद द एंड्रॉइड, जिसकी वजह से कंपनी बंद हो गई। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द डिसीजन। जस्ट एक सेकंड, आप ये पॉइंट तब तक रीड करो जो हमने डिस्कस किया है, सेम यहां पे दिया हुआ है। जस्ट रीड करें, वेलकम तक।
जो हमने एग्जांपल डिस्कस किया था स्टडी मॉड्यूल में, स्टडी मॉड्यूल का ये एग्जांपल है सेम। शैल वी गो इनटू सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस। तो आप जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे आपने रिप्लाई किया था तो वैसे ही ये लोग रिप्लाई कर रहे हैं। यू आर आस्किंग टू अप्रूव मेजर डिसीजंस विच विल हैव लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द कंपनी। तो मैनेजिंग डायरेक्टर कह रहा है आई अंडरस्टैंड योर कंसर्न फॉर द कंपनी बट नाउ द टाइम हैज कम फॉर अस टू एक्सपांड फॉर सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस। Soft drink market is growing fast and it is closely related to our core business. तो food answered managing director और जो भी CEO है। But second board member कह रहा है कि competition from the White Soft Drinks Limited, Black Nectar Limited is tough. They already are in this business for several years. जैसे हमने Coca-Cola and Pepsi का example लिया था, similar competition बहुत tough है। That is right, but we must not forget the statistics show that there is still room for growth in the market. What do you mean by this? सपोज हमने एनालिसिस किया, आपने कहा था कोको कोला पेप्सी एक्सेट्रा कॉम्पिटिटर्स है। सपोज हमने एनालाइज किया है कि डिमांड जो है 10 लाख यूनिट्स के, ओके, एंड करंटली कोको कोला एंड पेप्सी जो बेच रहे हैं वो 7 लाख यूनिट्स ही बेच रहे हैं। मतलब अभी भी 3 लाख लोगों की डिमांड अनसेटिस्फाई जा रही है जो हम सेल कर सकते हैं। मींस देयर इज अ स्टिल रूम फॉर द मार्केट। 3 लाख का यूनिट्स का तो एटलीस्ट मार्केट है, ओके। फूड बिजनेस इज नियर मैच्योरिटी, रिप्लाइड रामामूर्ति। फूड बिजनेस इज नियर मैच्योरिटी मतलब ऑलरेडी जो अपना रेस्टोरेंट बिजनेस है अब यहां पे एक्सपांशन ज्यादा नहीं होगा, ओके। डोंट फॉरगेट दैट इवन स्वाति फूड्स ट्राइड एंटरिंग सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट एंड फेल्ड मिजरेबली, रिमार्क अशोक अग्रवाल, अनदर बोर्ड डायरेक्टर्स। मोreover the projections you are showing are based on the last 10 years data. What is guarantee that this trend will continue? तो एक डायरेक्टर कह रहा है कि पिछले 10 साल का आपने जो ग्रोथ दिखा है क्या ये सेम कंटिन्यू होगा या नहीं होगा, ये हमें चेक करना होगा। ऑल्सो वी मस्ट नॉट और वी शुड नॉट फॉरगेट दैट इंडियंस हैव बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस एंड हु नोज टुमारो व्हाट पीपल विल प्रेफर। आज के डेट में बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो चुके, राइट। मतलब सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह कंज्यूम नहीं करते। आप करते हो नहीं करते हो? नहीं करते, नहीं करते पक्का, कभी कभार। बट देन नाउअडेज पीपल हैज बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने उस पर लिखा भी रहता है नॉट गुड फॉर द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन हैविंग एज कुछ लेस देन 12 इयर्स, राइट। तो बिकॉज ऑफ दिस हेल्थ कॉन्शियसनेस हो सकता है आने वाले टाइम में अपना प्रोडक्ट का डिमांड कम हो। तो एक जस्ट प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझ रहे, रीड दिस। ये हमने डिस्कस किया था। मैनेजमेंट ऑफ कंपनीज फेस विद द प्रॉब्लम ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो एनी सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन साउंड डिसीजन। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे साउंड डिसीजन। तो ये जो एग्जाम्पल्स थे ये कंपनी के एग्जाम्पल्स है जिन्होंने सक्सीड या सर्वाइव करा है, राइट। तो यहाँ पे आपने मोबाइल इंडस्ट्रीज के एग्जाम्पल बताए। अनदर एग्जाम्पल याहू, याहू सुना आपने? वन टाइम अगेन मल्टी बिलियन कंपनी, गूगल ने इनको ऑफर दी थी कि हम आपका बिजनेस टेक ओवर करेंगे, कुछ तो 137 बिलियन कुछ तो वैल्यूएशन किया था, ओके। दैट टाइम याहू रिफ्यूज्ड। लेटर ऑन गूगल ने जब, पहले तो याहू का बिजनेस मॉडल पता है? याहू बेसिकली इट इज अ वेब ब्राउजर। आज जो आप गूगल क्रोम यूज करते हो वैसे ही पहले याहू आता था, एंड देन जीमेल यूज करते इनका याहू मैसेंजर हुआ करता था, ओके। सो इंटरनेट रिलेटेड दिस कंपनी वाज अ पायोनियर कंपनी एट द बिगिनिंग। शुरुआत में गूगल ने टेक ओवर करने के लिए कुछ तो 137 बिलियन की ऑफर करी थी, याहू ने रिजेक्ट किया। लेटर ऑन इनका सेल इतना कम है एंड देन हर जगह गूगल क्रोम जीमेल यूज करने लगे लोग। एट द एंड कुछ तो 700 मिलियन, पहले 137 बिलियन की वैल्यू थी, अब 700 मिलियन में ये कंपनी सेल हो गई, ओके। व्हाई दिस कंपनी अगेन फेल्ड टू सक्सीड? रॉन्ग डिसीजंस। लोगों को क्या चाहिए ये उन्होंने एनालाइज ही नहीं किया, ओके। तो रॉन्ग डिसीजंस की वजह से बहुत सारे बिजनेस फेल होते हैं। सो इसीलिए हमने कहा था कि सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ अ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन साउंड डिसीजन।
अगर आपने सही डिसीजन लिया बिजनेस में तो आपका बिजनेस सरवाइव करेगा, गलत डिसीजन लिया तो बिजनेस फेल भी होगा। ओके ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स यू कैन लिस्ट आउट कौन से कंपनी बंद हो चुके हैं, राइट। अनदर एग्जांपल सुभिक्षा सुना था आपने, सुभिक्षा मार्ट, नहीं, कोल्हापुर में भी डीमार्ट के पहले सुभिक्षा मॉल हुआ करता था। ओके पूरे कंट्री में ऑलमोस्ट 1600 ब्रांचेस थे सुभिक्षा के। जो डीमार्ट का मॉल है ना वैसे ही कंसेप्ट था उनका, लेकिन उन्होंने अगेन गलती ये करी कि ये ब्रांचेस एक्सपांड करने के लिए बैंक से लोन लिया, एंड बैंक से लोन जो लिया, अब बताइए आप जो घर का जो ग्रोसरी वगैरह परचेस करते हैं एक पर्टिकुलर शॉप से परचेस करते हो, राइट। अगर आपके नियर बाय लोकेलिटी में एक नया शॉप स्टार्ट हुआ है, क्या इमीडिएटली परचेस करने जाएंगे? इतने सालों से जो आदत है वहीं से परचेस करेंगे, वहीं से परचेस करेंगे, इमीडिएटली नए प्लेस पे नहीं जाएंगे। तो सुभिक्षा ने ये नहीं सोचा कि अगर हम न्यू प्लेसेस पे नए नए मॉल स्टार्ट करेंगे क्या इमीडिएटली लोग आएंगे? नहीं, 1-2 साल लगेगा टाइम। अब इन्होंने बैंक लोन लिया हेवी पूरे कंट्री में डेवलप करने के लिए। अब बैंक लोन का ईएमआई आ रहा था, लेकिन कस्टमर इमीडिएटली तो नहीं आएंगे, अगर कस्टमर नहीं आया तो सेल कम होगा, तो ईएमआई कहां से चुकाएंगे? लेटर ऑन बैंक ने पूरा बिजनेस कंट्रोल में लेकर के बेच दिया एंड देन अपना लोन रिकवर कर लिया। विद इन सेवरल ईयर्स ये बिजनेस जो ऑलमोस्ट 1600 ब्रांचेस थे ये फेल हो गया। रॉन्ग डिसीजन टेकिंग बैंक लोन फॉर ऑल द अमाउंट। ओके तो दीज आर लिस्ट ऑफ एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स जो बिजनेस फेल हो चुके बिकॉज ऑफ गलत डिसीजन। ओके कैन वी प्रोसीड? अब हमने ये देखा कि सक्सेस एंड सर्वाइवल ऑफ बिजनेस डिपेंड्स अपॉन साउंड डिसीजन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग मतलब क्या है? डिसीजन लेना मतलब क्या है? डिसीजन मतलब क्या? डिसीजन क्या कह सकते हैं बताइए? आपने 11 कंप्लीट किया था, बराबर, 11th आप पास हो गए। अब 11 के पास होने के बाद आपने 12th में एडमिशन लिया, क्या ये आपका डिसीजन था कि 11 के बाद 12th लेना है, या फोर्सिबली आपको 12th में जाना ही था? फोर्सिबली जाना था, दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। सो यू कैन नॉट से कि क्या मस्त मैंने डिसीजन लिया 11 के बाद मैंने 12 का एडमिशन लिया, कैन वी से सो? नहीं। लेकिन 12 के बाद आपके पास सेवरल ऑप्शंस है, राइट। सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, बीकॉम करके एमबीए या बीबीए करके एमबीए, ऐसे एन नंबर ऑफ ऑप्शंस है आपके पास, राइट। इसमें से आपने सीए सिलेक्ट किया है। नाउ कैन वी से कि आपने सही डिसीजन लिया सीए लेकर के? जब आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस है उनमें से एक सिलेक्ट करना मतलब डिसीजन होता है। ओके अगर आपके पास एक ही ऑप्शन है एंड वो सिलेक्ट करना मतलब आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। 11 के बाद 12th में जाना ये आपके हाथ में नहीं था, फोर्सिबली आपको आगे धकेला गया है, राइट। सो इट वाज नॉट योर डिसीजन, लेकिन सिलेक्टिंग आउट ऑफ सेवरल ऑप्शंस इज योर डिसीजन, राइट। सो बिजनेस में भी आपके पास सेवरल ऑप्शंस होते हैं कि ये प्रोडक्ट लॉन्च करे या नहीं करे, मार्केटिंग में क्या करे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इनमें से एक सिलेक्ट करना इज डिसीजन। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग के लिए ईपीए, अब ईपीए इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहले हम मार्केटिंग के लिए होर्डिंग लेते थे, ओके कॉमर्स के कॉलेज के सामने अपना होर्डिंग हुआ करता, बोर्ड, जो डिजिटल बोर्ड है ना बड़ा वाला, तो वो हमने रेंट पे लिया था। ऑलमोस्ट 1 साल का 1.5 लाख नहीं 1,80,000 के आसपास रेंट जाता था, ओके पर मंथ 15,000 का रेंट था होर्डिंग का। अपने यहाँ पे 2 BHK फ्लैट आता है रेंट में, राइट। लेकिन मार्केटिंग इज बिट एक्सपेंसिव, तो हमने डिसीजन लिया था मार्केटिंग के लिए हम होर्डिंग रेंट पे लेंगे। ओके लेटर ऑन वी रियलाइज कि होर्डिंग को आज के डेट में देखता ही नहीं है। आज के डेट में ज्यादातर लोग मोबाइल पे होते हैं, इंस्टा पे होते हैं, ओके तो वो बजट हमें स्विच करके मोबाइल मार्केटिंग पे यूज करना था, डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं। तो कैनवी से मार्केटिंग के लिए हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन थे, उनमें से आज हमने डिजिटल मार्केटिंग सिलेक्ट करा है। तो क्या ये हमारा डिसीजन है टू एक्सपेंड मोर ऑन डिजिटल मार्केटिंग? यस इट इज अ डिसीजन। आर यू गेटिंग? तो बिजनेस जब आप कर रहे हो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक सिलेक्ट करना मतलब आपका डिसीजन, राइट। तो व्हाट डू यू मीन बाय डिसीजन? विल रीड। डिसीजन मेकिंग रेफर्स टू प्रोसेस of selecting appropriate alternative that will provide most efficient means of attaining desired end मतलब want from 2 or more alternative course of action। मतलब आपके सामने अल्टरनेटिव मल्टीपल कोर्स ऑफ एक्शन है, उनमें से एक अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव सिलेक्ट करना सो दैट आपका जो मेन वांट था वो सेटिस्फाई हो। दैट सिलेक्शन वी कैन कॉल इट एज डिसीजन मेकिंग।
सिंपल वर्ड्स में डिसीजन मेकिंग मतलब मल्टीपल ऑप्शन में से एक सिलेक्ट करना मतलब डिसीजन मेकिंग। ओके, अब यहां पे एक्सप्लेन किया गया व्हाट इज डिसीजन मेकिंग। ना हाउ डिसीजन मेकिंग इज डन, अगेन जो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस है वो आपको केयरफुली इवेल्युएट करना होगा, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस है उनमें से एक सिलेक्ट करना मतलब डिसीजन था। अब इनमें से एक सिलेक्ट जो करना है किसके बेसिस पे करेंगे, आपको इवेल्युएट करना होगा ना। सीए करने के लिए खर्चा कितना होगा, एक्सपेंसेस कितने होंगे, कितने ईयर्स लगेंगे, कंप्लीट करने के बाद रेवेन्यू कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा, राइट। ये सब कुछ इवेल्युएशन करने के बाद ही आपने डिसीजन लिया रहेगा कि मुझे सीए करना है। फॉर एग्जांपल सपोज एक कोई एक कोर्स है XYZ, फीस है 10 लाख, 6 साल लगने वाले हैं, आपको कंप्लीट करने के बाद ईयरली पैकेज मिलेगा से 1 लाख रुपीस का। विल यू बी डूइंग दिस ऑन द कंपैरेटिव सीए? सपोज 3 लाख रुपए खर्चा है, 4 साल लग रहा है, सीए कंप्लीट होने के बाद हर साल का पैकेज मिनिमम 10 लाख से तो स्टार्ट होगा, राइट। तो कौन सा कोर्स करेंगे, ऑब्वियसली सीए करेंगे एज कंपेयर टू दैट। मतलब आपको क्या करना है, केयरफुली इवैल्यूएट करना है सारे ऑप्शंस। अगर कोई ऑप्शन फिजिबल ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉमर्स से थे एंड आपने ये एज एन ऑप्शन इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर ये भी कंसीडर करा है, बताइए फिजिबल है या नहीं है? क्या कॉमर्स से इंजीनियरिंग या डॉक्टर के लिए जा सकते हो? नहीं जा सकते। मतलब जो ऑप्शंस फिजिबल नहीं है वो क्या करना होगा, आपको रिमूव करना होगा, राइट। एंड देन आउट ऑफ अवेलेबल ऑप्शंस केयरफुली इवैल्यूएट करने के बाद जब एक सिलेक्ट करेंगे, दैट विल बी द मैनर इन विच हाउ विल बी टेकिंग डिसीजन। आर यू गेटिंग? रीड करिए, हाउ डिसीजन इज टेकन, रीड। एवरेड। तो बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स में हमें क्या सीखने को मिलेगा, डिसीजंस कैसे लेने। फॉर एग्जांपल एक कंपैरिजन करते हैं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। हमें इकोनॉमिक्स में बहुत सारे लॉज पढ़ाए जाते हैं, बराबर। कौन से लॉज पढ़े थे आपने इकोनॉमिक्स में? लॉ ऑफ डिमांड, अच्छा एक एक करके। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड हमें क्या पढ़ाता है, अगर प्राइस कम हो तो क्वांटिटी डिमांड राइज होगी, राइट। अब ये नॉलेज मैं मेरे बिजनेस में कैसे यूज करूंगा, अब मुझे एनालिसिस करना होगा। एंड इसके लिए मुझे एक और कंसेप्ट जो मुझे इकोनॉमिक्स ने सिखाया था, प्राइस इलास्टिसिटी। व्हाट डू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी? अच्छा मुझे बताइए, ये प्राइस इलास्टिसिटी सुना सुनाया ऐसा तो लग रहा है, बचपन में आपने कहीं ना कहीं तो ये स्टडी किया है, रीड किया है। जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं लिया था या जिनका नहीं था उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जिन्होंने स्टडी किया था। आगे जाके इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करना है हमें, जैसे मैं बता रहा हूं इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है। ओके, तो बताइए प्राइस इलास्टिसिटी सुना था, व्हाट डू मीन बाय प्राइस इलास्टिसिटी? हाँ, चेंजेस इन अ प्राइस, अदर फैक्टर्स। मतलब टू पुट इन सिंपल वर्ड्स, प्राइस इलास्टिसिटी कंसेप्ट का मीनिंग क्या है? एग्जैक्टली जब डिमांड बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, स्पेसिफिकली प्राइस पे डिपेंड करता है, बराबर। अगर प्राइस में चेंज हो तो कस्टमर रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, दैट वी स्टडी इन द प्राइस इलास्टिसिटी, बराबर। इलास्टिसिटी, इलास्टिक तो पता है आपको, राइट। अगर इलास्टिक ज्यादा खींचेंगे मतलब प्रेशर पुटअप करेंगे तो वो एक्सपांड होगा। वैसे ही डिमांड के बहुत सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे, अगर वो फैक्टर्स का प्रेशर बनेगा एंड देन डिमांड एक्सपांड हो रहा है तो वी कैन से देयर इज अ प्राइस इलास्टिसिटी। ओके, एंड फैक्टर्स या प्राइस में चेंज होने के बावजूद भी डिमांड चेंज ही नहीं हो रहा तो वी कैन से द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज इनइलास्टिक, बराबर। एज एन एग्जांपल मोबाइल फोन, सपोज मोबाइल फोन ज्यादा महंगा हो रहा है तो ये नेसेसिटी नहीं है तो क्वांटिटी डिमांड ऑटोमेटिकली कम आएगी, बराबर। तो इसका जो डिमांड है वो इलास्टिक है। क्या कस्टमर यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, प्राइस जैसी बढ़ रही है क्वांटिटी डिमांड कम आ रहा है तो पीपल आर रिस्पॉन्डिंग फॉर इट, राइट। ऑन द कॉन्ट्री सॉल्ट, सपोज प्राइस कम हो चुकी है, पहले 50 रुपए किलो आता था अब 10 रुपए किलो आ रहा है, ओके, मतलब एकदम सस्ता हुआ है। क्या घर जाके मम्मी से कहेंगे कि सॉल्ट अब बहुत सस्ता हुआ है, खाने में डबल सॉल्ट डालो, हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे? नहीं ना, क्वांटिटी डिमांड उतना ही रहेगा,
राइट मतलब प्राइस कम हो या इंक्रीज हो, क्या क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा? नहीं। जैसे अनदर एग्जांपल, मेडिसिन, मेडिसिन या इंजेक्शन। सपोज पहले इंजेक्शन आता था 100 रुपए में, अब आ रहा है 50 रुपए में, क्या डॉक्टर से कहेंगे कि पहले 100 का था, अब 50 रुपए, दो घुसेड़ दो, सस्ता हो चुका है? नहीं ना, एक ही क्वांटिटी डिमांड सेम ही रहेगा। मींस यहाँ पे प्राइस चेंज होने के बावजूद भी मेरा क्वांटिटी डिमांड चेंज नहीं हो रहा, बराबर। तो मुझे ये देखना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी इलास्टिसिटी इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। ओके, ये कैलकुलेट कैसे करना है हमें इकोनॉमिक्स सिखाएगा, बराबर। अब इसके बेसिस पे बिजनेस में मुझे डिसीजन क्या लेना है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स सिखाएगा। एज एन एग्जांपल, मुझे ऑलरेडी पता है कि अगर मैं प्राइस इंक्रीज करूं तो क्वांटिटी डिमांड कम आएगा, बराबर। अगर मार्केट में मेरा कोई कॉम्पिटिटर है तो डेफिनेटली मैं प्राइस इंक्रीज करूं। सपोज अभी फाउंडेशन की फीस है 33,000, हमने 50,000 करी, ओके एकदम से। विल यू बी कमिंग टू ईपीए? हाँ बोलने का, नहीं बोलने का नहीं। अगर दूसरा कोई कॉम्पिटिटर है जो सेम मैनर में से क्लासेस ले रहा है और उसकी फी 30,000 है, डेफिनेटली आप वहां पे जाओगे, बराबर। तो प्राइस कम करने से क्या क्वांटिटी डिमांड हमारा कम आएगा? यस, राइट, अपने एग्जांपल में। लेकिन अगर कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं है पूरे, सपोज महाराष्ट्र में सपोजिंग कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ओके, तो अब मैं प्राइस इंक्रीज करूं से 33,000 का 40,000 या 50,000 करूं, क्या आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? नहीं है। मींस कहना है से मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड इनइलास्टिक है। तो अगर मुझे पता है कि मेरी प्रोडक्ट की डिमांड इनइलास्टिक है तो क्या मैं प्राइस इंक्रीज कर सकता हूं? टू सम एक्सटेंट, डेफिनेटली। मींस इकोनॉमिक्स हमें बताएगा कि इलास्टिसिटी एंड इनइलास्टिसिटी का मीनिंग क्या है। अब उसके बेसिस पे बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें बताएगा कि आपको बिजनेस में डिसीजंस किस मैनर में लेना है। ओके, सिमिलरली और कौन से लॉ पढ़े थे अपने? लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई हमें सिखाता है कि प्राइस जब हायर होगी तो सप्लाई ज्यादा होगा, राइट। अब मुझे मार्केट में देखना है कि अगर कोई प्रोडक्ट का सप्लाई ज्यादा है, प्राइस क्योंकि ज्यादा है, तो उसके बेसिस पे मुझे कितने यूनिट्स बेचने, ज्यादा बेचने, कम बेचने, एक्सेट्रा। मींस बिजनेस डिसीजन आई विल बी एबल टू टेक बेस्ड ऑन दिस लॉ, राइट। और कौन सा लॉ पढ़ा था आपने? डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें हम आपको बताया था कि जब कंटिन्यूस एक एक प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे उस प्रोडक्ट की यूटिलिटी कम होगी, राइट। अब मुझे ये देखना है कि क्या मेरा जो प्रोडक्ट है ये कंटिन्यूस कंज्यूम होगा या आफ्टर गैप कंज्यूम होगा। उसके बेसिस पे ये वैसे जब टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट टाइम विल सी टू इट, लेकिन उसके बेसिस पे मुझे बिजनेस में एन नंबर ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस लेने होंगे। व्हाट आई वांट टू से इज कि इकोनॉमिक्स हमें नॉलेज देता है, ढेर सारे कंसेप्ट्स बताता है, ओके। ये नॉलेज बिजनेस में कैसे यूज होगा ये हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स सिखाएगा, ओके। तो अगेन अपने सिलेबस में लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है, लेकिन इसके बेसिस पे प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, क्वांटिटी कितना सप्लाई करना है, मार्केट्स कौन से है, उसके बेसिस पे प्राइस कितनी होनी चाहिए, ये हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स सिखाएगा। मतलब जो आपने 11th 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ा था उसी का कंटिन्यूएशन है, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट 5 चैप्टर्स वी कैन से, ओके। लेकिन यहाँ पे मोर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से हमें स्टडी करना है, ओके। हैव यू अंडरस्टूड दिस? चलिए, we'll read this part and then we'll conclude. Some examples of issues which require decision making in the context of business are illustrated below. जो ऊपर हमने डिस्कस करा था उसी का कंटिन्यूएशन है कि एज एन एग्जांपल कौन से डिसीजन लेने हैं कि शुड आवर फर्म बी इन दिस बिजनेस, सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है नहीं करना है। देन शुड फर्म लॉन्च अ प्रोडक्ट गिवन हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट एनवायरनमेंट। अब कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा है क्या हम ये नया प्रोडक्ट लॉन्च करें मार्केट में या नहीं करें। If the firm decided to launching the product, what is available technique of production to be used? हम प्लांट एंड मशीनरी ज्यादा यूज करेंगे या लेबर फोर्स ज्यादा यूज करेंगे। देन फ्रॉम वेयर शुड द फर्म प्रोक्योर नेसेसरी इनपुट्स, रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, प्राइसेस क्या होंगे इन दिस कॉम्पिटिटिव एज ऑफ द मार्केट, सो एज टू हैव कॉम्पिटिटिव एज, मतलब प्राइसेस कम रखे या ज्यादा रखे सो दैट हमें एक कॉम्पिटिटिव बेनिफिट मिले, राइट। ऑल दीज आर जस्ट इवैल्यूएशंस, ये हमें डिसीजंस लेने होते हैं। Should firm make components or buy them from other firms? For example, suppose एक मैं कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा हूं, मेरा फिनिश प्रोडक्ट्स। अब मैं क्या कर रहा हूं, मार्केट से रॉ मटेरियल परचेस कर रहा हूं, ओके। अब मैं रॉ मटेरियल मेरे सप्लायर से बाय करूं या रॉ मटेरियल की खुद की फैक्ट्री डालूं कि हम ही रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करेंगे, वही यूज करेंगे और उससे फिनिश गुड्स बनाएंगे। तो ये अगेन डिसीजन लेना होगा आपको कि रॉ मटेरियल मार्केट से बाय करे या खुद का प्रोडक्शन करे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ईपीए में हम नोट्स जो है आपको जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो बाहर से हम
प्रिंट करवा लेते हैं, पुणे से अपने नोट्स प्रिंट होकर के आते हैं, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, बाहर से अपने नोट्स, कहने से हमारे लिए रॉ मटेरियल है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सर्विस सेक्टर, फिर भी मान के चलते रॉ मटेरियल। अब मैं बाहर से परचेस कर रहा हूँ, राइट। ऑन द कॉन्ट्री उनके पास जो मशीन है, क्या मैं सिमिलर मशीन यहाँ पे लेकर के खुद का प्रिंटिंग स्टार्ट कर सकता हूँ? डेफिनेटली आई कैन डू सो। तो इसका भी हमने इवैल्यूएशन किया रहेगा कि पूरे साल में हमने कितना खर्चा किया है, एंड अगर हम मशीन बाय करेंगे तो कितना खर्चा आएगा, तो कौन सा बेनिफिशियल है। अगर मशीन बाय करेंगे तो उसके लिए एक एम्प्लॉय अपॉइंट करना होगा, उसका रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा आएगा, तो ये भी एनालिसिस करना होगा। एंड एक्चुअल में हमने किया था कि प्रिंटिंग के लिए हमारा ऑलमोस्ट 7-8 लाख रुपीज साल का खर्चा होता है, ओके, जो हम उस कंपनी को देते हैं। अगर 7-8 लाख खर्चा करना है तो अपनी ही मशीन परचेस कर ले, लेकिन उसके लिए हमें एम्प्लॉय अपॉइंट करना होगा, उसका रिपेयर मेंटेनेंस हेडेक ज्यादा होगा, तो हमने डिसीजन लिया बेटर आउटसोर्स करना है, ओके। तो हियर हम ये डिसीजन लेना है कि हम रॉ मटेरियल बाहर से परचेस करें या खुद से मैन्युफैक्चर करें। हाउ मच शुड बी द ऑप्टिमम आउटपुट एंड व्हाट प्राइस वी शुड सेल, कितना मैक्सिमम हमें प्रोडक्शन करना है एंड कौन से प्राइस पे सेल करें। प्राइस रिलेटेड हमने इशू ऑलरेडी डिस्कस किया है, लो प्राइस पे सेल करेंगे या हायर प्राइस पे सेल करेंगे, ओके। रिमेनिंग पार्ट चलिए वी विल कंटिन्यू टुमारो, ओके, नॉट टुमारो, ऑन मंडे, विल कंटिन्यू ऑन मंडे।